इंसान और एलियन हमेशा ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, लेकिन कुछ तो है जो इन दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ जोड़कर रखता है। इस मूवी में एलियन इंसान को इंसान से लड़ा देता है। मूवी इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत में हम सैनिकों को देखते हैं जो अपने हथियार उठाकर किसी जंग को लड़ने की तैयारी कर रहे थे। सभी के सभी अपने आधुनिक हथियार से लैस थे। तभी उनका कमांडर चेक करता है कि जंगल में कौन है, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। फिर वो चैनल 1 को पूछता है कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। चैनल 1 से मरीना बताती है कि आपसे 3 किलोमीटर दूर कई दुश्मन आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। उनकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और साइज में वे आम इंसान से बहुत बड़े हैं। फिर कमांडर अपने जवानों को कहता है, दुश्मन आ रहा है, तैयार हो जाओ। फिर हमें 1 महीना पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। एक रात धरती पर अचानक से लाइट बंद हो जाती है और ऐसा किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर होता है। सिर्फ एक इलाके को छोड़कर पूरी धरती की लाइट बंद हो जाती है। जिस जगह लाइट थी वहाँ एक न्यूज चैनल में एंकर बता रही थी कि हमारी धरती के अलग अलग हिस्सों से संपर्क टूट गया है। हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये कोई प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है और किसी का हमला भी हो सकता है। हमने सभी प्रकार के रेडियो, टेलीग्राम, टेलीफोन और इंटरनेट से संपर्क खो दिया है। सभी से अपील है कि शांत रहें। तभी हमें एक हेलीकॉप्टर में कुछ फौजी दिखाई देते हैं। वे पास के किसी बड़े शहर में जाकर ये जानना चाहते थे कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। उन सब के साथ प्रेस की टीम भी थी। फिर उनका हेलीकॉप्टर एक सुनसान से अंधेरे शहर में लैंड करता है। सब लोग हेलीकॉप्टर से उतरकर एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। फिर वहाँ जाकर वे लोग लाइट जगाकर देखते हैं जो वे अपने साथ लेकर आए थे। वहाँ सब तरफ लोगों की लाशें पड़ी थी। चेक करने पर पता चलता है कि ये लोग कुछ घंटे पहले ही मरे हैं। फिर वे दूसरी बिल्डिंग में जांच के लिए जाते हैं। प्रेस वाली महिला, जिसका नाम ओला है, वो कहती है कि ये लोग डिनर करने वाले थे। तभी अचानक से ये सब हुआ। इतने में दूसरी बिल्डिंग में से गोलियां चलने की आवाज आती है। सब लोग हेल्प के लिए वहां जाते हैं। वे देखते हैं एक लंबा चौड़ा आदमी बिल्डिंग से कूदकर सामने वाली बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। वे उस पर बहुत सी गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो जाते जाते एक सिपाही की हड्डी पसलियां तोड़ जाता है। फिर कमांडर कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वे सब जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। कमांडर अपने हेड ऑफिस फोन करके कहता है, इस शहर में कोई भी जिंदा नहीं है, लेकिन हमारा एक अनजान हमलावर से सामना हुआ है। उस पर हमारी गोलियों का कोई भी असर नहीं था। फिर हमें एक बेस कैंप दिखाया जाता है। एक लेडी कर्नल, जिसका नाम मरीना था, सभी फौजियों को इकट्ठा करती है और कहती है कि मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 24 घंटे पहले इस रेड सर्कल से बाहर पूरी दुनिया में क्या हुआ हमें कुछ भी पता नहीं है। हमारा सबसे संपर्क टूट गया है। हमारा पहला उद्देश्य है कि हम बाहर जाकर अपने वैज्ञानिकों के लिए कुछ जरूरी डेटा इकट्ठा करें, और हमारा दूसरा उद्देश्य है हमें अपने देश की वो जगह वापस चाहिए जहां अब अंधेरा हो चुका है। इसलिए हमें ये मिशन बड़े ही ध्यान से करना होगा। आप लोगों से पहले 5 टीमें वहां पर गई थी, लेकिन अब तक कोई भी लौट कर नहीं आया। हमने 70 टैंक भी भेजे, लेकिन उनका भी कोई अता पता नहीं है। हमें बस ये पता लगाना है कि वहां पर जाकर टीमें वापस क्यों नहीं आती। तभी वहां पर खतरे का सायरन बजता है और कहानी प्रेजेंट में आती है। सभी फौजी जंगल से आने वाले खतरे के लिए तैयार थे। तभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण उनके इलेक्ट्रिक उपकरण बंद हो जाते हैं। फिर चैनल 1 से मरीना बताती है कि दुश्मन आपसे 150 मीटर दूर आ चुका है। सबके दिल की धड़कन तेज थी। तभी वहां से हजारों भालू आते हैं और उन सब पर हमला करके उनको मार देते हैं। अगले दिन पता चलता है कि समय पर ही सहायता मिलने के कारण फौजियों ने हमलावर भालुओं को मार गिराया है। फिर दोनों कर्नल आपस में डिस्कस करते हैं कि एकदम से हजारों भालू आए कहां से। मरीना बताती है कि हमारे पास कुछ ऐसे लड़के हैं जो सुपर हीरो तो नहीं है, लेकिन उनका दिमाग रेडियो की तरह डेटा रिसीव करता है। मुझे नहीं पता वे ऐसा कैसे बन गए। हम उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग को चुनेंगे, जिसका नाम साशा है। वो मिलिट्री हॉस्पिटल में है। उसका दिमाग हमें ये बताएगा कि इस अंधेरी दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। तभी उस लड़के के पास जैन्या नाम का एक लड़का आता है। वो बताता है कि उन्होंने पहले तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और बायोलॉजिकल जीव को खत्म कर दिया है, और अब जो लोग बचे हैं उनको भी खत्म करना चाहते हैं। बाहर ऐसे लोग हैं जिनकी खुद की सोच खत्म हो गई है। वे बहुत ही खतरनाक हो गए हैं। हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। लेकिन वो लड़का शोर मचा देता है और फौजियों को बुला के कहता है कि इसको बाहर निकालो। जैन्या सिर्फ साशा को ही दिख रहा था, उन फौजियों को दिखाई नहीं देता। लेकिन जैन्या ने कहीं और से बैठकर साशा के दिमाग के जरिए संपर्क बनाया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिर से एक बड़ी टीम ब्लैक एरिया में जाने को तैयार थी।
अब चलते चलते फौजी एक नजदीकी शहर में पहुंच गए थे। वहां टूटी फूटी कारों के ढेर लगे थे। आगे रास्ता बंद था। तभी कैप्टन एक कार के ऊपर चढ़कर देखता है और वो दृश्य देखकर आप लोग भी सोचेंगे कि यहाँ पर कुछ तो बड़ा हुआ है। इस फुटेज को देखकर जनता में काफी रोष था। उन सब का कोई तो दुश्मन था जो इस तरह का युद्ध करना चाहता था जो पहले कभी ना हुआ हो। लोग भी अब हिंसा पर उतर आए थे क्योंकि उनकी रक्षा सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन जनता को लग रहा था कि सरकार उनसे कुछ छुपा रही है। शहर में खाने पीने की दुकानों को लूटा जा रहा था। जनता बिगड़ते हालातों के कारण बेकाबू होती जा रही थी। तभी मिलिट्री ऑफिसर का बयान आता है कि हम एक अज्ञात शत्रु से लड़ रहे हैं। उनके पास हमारी सोच से भी बड़े हथियार हैं, लेकिन हम फिर भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। हम मरते दम तक उनसे लड़ते रहेंगे, लेकिन उनसे हार नहीं मानेंगे। अब सेना की एक टुकड़ी अपने बेस में 10 किलोमीटर दूर तक चली गई थी। ओल्या पूछती है कि अगर दुश्मन आ जाए तो मैं क्या करूं? तभी एक फौजी कहता है कि तुम अगर वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो। वे चलते चलते एक बहुत ही खूबसूरत गांव में पहुंच गए थे। अभी तक तो उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया था। सेना की 2 टुकड़ियां गांव के अलग अलग हिस्सों में घूम रही थी। तभी एक कंटेनर में से आवाज आती है। जब एक फौजी उसे खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारी पाइपें निकलती है, जिसके कारण वो जख्मी हो जाता है। अंधेरा होने ही वाला था। फिर उनमें से एक टुकड़ी बिल्डिंग में चली जाती है और चेक करते हैं कि दीवार के उस तरफ कोई शत्रु तो नहीं है। बेस में कर्नल अपनी भेजी हुई टीम के लिए चिंतित था। वो वहां पर उस घायल फौजी को लेने के लिए अपनी एक और टीम भेजता है। डॉक्टर वहां आकर उसका घाव चेक करती है। अगले दिन सभी फौजी उठकर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी एक फौजी बाहर झांकता है और उसे सामने के स्टोर का एक गेट खुला मिलता है। जब वो कैमरे में चेक करता है तो रात को उस स्टोर का गेट बंद था। फिर वे लोग उस स्टोर को चेक करने के लिए जाते हैं। अंदर कोई नहीं था। फिर वे वहां पर ट्रैप लगाने की बात करते हैं ताकि उनको पकड़ा जा सके। उधर कैंप में साशा हॉस्पिटल से बाहर मौसम का नजारा लेने के लिए आता है, लेकिन तभी उसके पास ईद आ जाता है। साशा उसे देखकर डर जाता है। ईद कहता है मैं तुम्हारी ही तरह किसी के साथ भी अपना माइंड कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन तुमने उसे देखा है जो इन सबको कंट्रोल करता है। मुझे बताओ वो कहाँ है? साशा कहता है कि सॉरी मैं कुछ नहीं बता सकता। फिर ईद कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इतने में वहां पर मरीना आ जाती है और चिल्लाकर अपने साथियों को बुला लेती है, लेकिन ईद सबका माइंड कंट्रोल करके सिपाहियों को उसके ही अगेंस्ट खड़ा कर देता है। वो कहता है मेरे जैसे लाखों हैं, लेकिन मैं तुम्हारी साइड हूँ। उधर रात में फौजियों को फिर से उस स्टोर में किसी के आने की आशंका होती है और जब वे अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहां पर एक टीनेजर मिलता है जो अभी जिंदा था। पूछने पर वो बताता है कि मैं अकेला ही जिंदा बचा हूँ जो हर रात वहाँ खाना लेने जाता हूँ। लेकिन तभी वो फौजी का चाकू निकालता है और उसे मार देता है। बाकी लोग उस पर गोलियां चला देते हैं। उधर ईद मरीना को बताता है कि हमारी दुनिया का सूरज खत्म होने वाला था और तुम्हारी दुनिया का सूरज अभी भी जवान है। तुम्हारे प्लेनेट पर हम ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं, इसलिए मुझे तुम लोगों को मारने का ऑर्डर मिला। हमारे प्लेनेट से तुम्हारे प्लेनेट तक का सफर 2 लाख वर्ष है, जो कि कल ही पूरा होगा। हमारा सिस्टम या तो आबादी को खत्म कर देता है या उन्हें अपना गुलाम बना लेता है। भगवान ने तुम्हारे प्लेनेट और हमारे प्लेनेट के लोगों को अपने जैसा बनाया है। तुम लोग हमारा मामूली सा वर्जन हो, लेकिन तुम लोग वासना के चक्कर में अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे रहे। मेरे साथ यहाँ पर कोई और भी आया था, उसका नाम राह है। उसी ने सबके माइंड को कंट्रोल किया है। हमें पहले उसे मारना होगा और साशा ने उसे देखा है। तभी लेडी कर्नल को पता चलता है कि उनकी टीम के ऊपर अटैक हुआ है। ईद कहता है हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उधर लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप फौजियों पर हमला कर देता है। वे लोग हर जगह से उन पर फायर कर रहे थे। कुछ फौजी मारे गए और कुछ अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी वे उनका डटकर सामना कर रहे थे। उन मुट्ठी भर फौजियों को मारने के लिए पूरा शहर आ गया था। दरअसल ये सब लोग जिंदा तो थे, लेकिन इनका दिमाग किसी और के वश में था। अब दोनों ही सैन्य टुकड़ियों के लगभग आधे से ज्यादा सिपाही मर चुके थे। फिर वे सब लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। तभी ओल्या हेल्प के लिए पर्पल फ्लेयर गन चलाती है। पर्पल कलर का मतलब था कि हेल्प चाहिए और रेड कलर का मतलब था सभी मर चुके हैं। तभी बेसमेंट के ऊपर चारों तरफ से फ्लेयर गन आने लगती है। लेफ्टिनेंट समझ जाता है कि जंग शुरू हो चुकी है। उधर बचे हुए फौजी बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं। यूरा कहता है कि हमने पर्पल फ्लेयर गन भेजी है, वो हमारी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन तभी दूसरा फौजी बताता है मैंने 7 से 8 फ्लेयर गन देखी है, मुझे नहीं लगता कि हमारी हेल्प करने कोई आएगा। उधर मरीना ईद को कैंप पर लेकर जाती है और बताती है कि ये हमारी हेल्प करेंगे। ईद साशा को शांत जगह पर ले जाता है और उसे बताता है कि तुम्हें किस तरह से राह का पता लगाना है। फिर साशा अपने दिमाग से उसे देख रहा होता है और जेन्या साशा के दिमाग से कनेक्ट करके उस बिल्डिंग की फोटो बना देता है जहां से खड़ा होकर राह सबको कंट्रोल कर रहा था। मेजर पूछता है कि ये क्या चल रहा है। ईद बताता है कि राह ने लगभग 160 मिलियन लोगों को अपने वश में कर रखा है और वे जल्द ही तुम्हें मारने आ रहे हैं।
मरीना कहती है कि हमारे पास समय कम है, हमें जो भी करना है जल्दी ही करना होगा। उधर यूरा आइडिया लगाता है कि हमारे अलावा और कौन कौन सी जगह पर टीमें जिंदा होंगी और बचे हुए सैनिकों को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन कुछ लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब यूरा भी घायल हो गया था और उसके 2 साथी मारे गए थे। उधर मेजर अपनी टीम और ईद को लेकर उन सबकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन वे रास्ते में देखते हैं कि बहुत सारी मिसाइल उनके आउटपोस्ट पर अटैक कर देती है। वो भी इसलिए क्योंकि राह ने साशा को देख लिया था और ईद इस बात को पहले से जानता था, इसलिए उसने साशा को अपने साथ नहीं लिया बल्कि उसे आउटपोस्ट पर ही छोड़ दिया। फिर पूछने पर वो बताता है कि अगर साशा हमारे साथ होता तो अब तक हम सब मारे जाते। हम जिंदा हैं, इसीलिए हमारे पास जीतने के चांस हैं। उधर यूरा एक कार लेकर सैनिकों की दूसरी टुकड़ी के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 1-2 ही आदमी बचे थे। तभी वहाँ पर कर्नल की टीम पहुँच जाती है। कर्नल कहता है कि हम तुम्हें बचाने नहीं आए बल्कि हम राह को मारने जा रहे हैं। फिर वे सब उनके साथ ही सिटी के अंदर चले जाते हैं। सिटी के अंदर एंटर करते ही सिविलियन उन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वे किसी के रोके नहीं रुकते और उसी बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं जहां पर राह खड़ा था। ईद 2-3 फौजियों को लेकर राह को मारने के लिए जाता है और बाकी के यहीं पर रुककर सिविलियन को रोकने की कोशिश करते हैं। यूरा और ईद राह के पास पहुंच जाते हैं। राह यूरा को बिल्डिंग से नीचे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्डिंग पर लटक जाता है। फिर ईद और राह दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। काफी देर लड़ाई लड़ने के बाद ईद और यूरा राह को मार देते हैं। राह के मरते ही सब लोग उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बचे हुए फौजी आ जाते हैं। मरीना पूछती है कि अब हम क्या करें। ईद कहता है वही करो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। मरीना कहती है कि तुमने इसे रोका क्यों नहीं, तुम चाहते तो इसे पहले ही रोक सकते थे। ईद कहता है कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर था। तुम लोगों ने उसे पूजा जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं, लेकिन अब तुम उसे पूजोगे जो तुम्हारे साथ रहेगा, यानी मैं। मेरे ही इशारे पर तुम लोग लड़ोगे, मेरे ही इशारे पर तुम लोग प्रेम करोगे। जैन्या कहता है कि तुम भगवान नहीं एक शैतान हो। फिर ईद जैन्या का दिमाग कंट्रोल कर लेता है और मरीना को मरवा देता है। गुस्से में आकर ओलेग ईद को मारने जाता है, लेकिन यूरा उसे रोकता है और कहता है कि यही हमारी आखिरी उम्मीद है। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक एलियन के लिए लड़ रहे थे, जैसे आम जिंदगी में 2 अच्छे दोस्त एक पॉलिटिशियन के लिए लड़ते हैं। यूरा ओलेग को मारने ही वाला था, लेकिन तभी अखबार वाली बहन जी यूरा को शूट कर देती है। उधर ईद जैसे ही जैन्या को मारने वाला था, ओलेग उठता है और उसको शूट कर देता है और जैन्या ईद को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। ईद के मरते ही दूसरी दुनिया से स्पेसशिप इस दुनिया में आ जाता है। वो धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगता है। यूरा कहता है कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तभी स्पेसशिप का गेट खुलता है, लेकिन उसमें से कोई भी बाहर नहीं आता। फिर ओलेग, डॉक्टर और ओल्या तीनों उस स्पेसशिप के अंदर जाने लगते हैं। वे अब भी आने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इस शिप के अंदर हजारों कैप्सूल बने हुए थे, जिसके अंदर ईद और राह के जैसे लाखों लोग सोए पड़े थे। वे कैप्सूल एक पाइप के जरिए कनेक्ट थे, जिसके अंदर से एक लिक्विड बह रहा था। फिर ओल्या उस पाइप को काट देती है और कैप्सूल के अंदर सभी एलियन तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। फिर वे एक एक करके सभी यूनिट से जुड़ी हुई पाइपें काटने लगते हैं, ताकि आंख खुलने से पहले ही वे सब मर जाएं। लेकिन एक यूनिट में बच्चे थे, इसलिए वे तीनों उन्हें नहीं मारते, क्योंकि इंसान हमेशा से ही दयालु रहा है। फिर वे सभी अपने कैप्सूल से बाहर आ जाते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि एलियन और इंसान इस धरती पर मिलकर रहेंगे, क्योंकि इंसान भी अब बचे नहीं थे और एलियंस भी अभी बच्चे ही थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।